नमस्कार दोस्तों, मैं मानस मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं यूनिवर्सिटी ड्रीम चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं कि बीएचयू में जो लोग जो आना चाहते हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे प्रेफरेंस एंट्री में क्या क्या भरें और कौन कौन से सब्जेक्ट्स लें ताकि आपको अच्छे नंबर मिलें और आप अच्छे अंकों से यहाँ से पास हो सकें। तो यहाँ पे बैठे सभी लोग, जैसे आप देख रहे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग फैकल्टी सभी लोग बैठे हुए हैं। तो सभी से उनकी राय ली जाएगी कि जो उनके सब्जेक्ट्स थे, जो उनके ऑनर्स सब्जेक्ट थे, उसमें वो कितना अच्छा कर पा रहे हैं, क्या उनको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, या फिर उनको जो लैंग्वेज में चुना जाता है। एक सब्जेक्ट ऑनर्स होता है, 2 कोर सब्जेक्ट होते हैं और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होता है। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट में कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है, उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं, सभी से एक एक करके सभी का परिचय लेंगे और उनसे पूछेंगे उनका ऑनर्स क्या है और कौन सा सब्जेक्ट या लैंग्वेज में कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा बेटर है यहाँ आपको मार्किंग के लिए। तो बात करते हैं सभी लोगों से। चलिए अब हम बात करते हैं, ये जो हमारे बगल में भाई बैठे हैं वो अपना परिचय स्वयं देंगे और किस विभाग से हैं वो सब बताएंगे। तो आप अपना सबसे पहले परिचय बताइए। मेरा नाम गोकुलाराम है, राजस्थान से हूँ मैं बेसिकली। और आपका जो ऑनर्स रहा है वो क्या रहा है बीएचयू में? मैं SVDU से हूँ, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान, और इसमें मेरा ऑनर्स धर्मागम विभाग रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं, जो फैकल्टीज़ है, वो कितना सपोर्टिंग है आपको इस जो आपका सफ़र रहा है उसके लिए? वैसे संस्कृत में अलग अलग डिपार्टमेंट है, 8 डिपार्टमेंट है। तो शास्त्री में भी आपको डिपार्टमेंट मिलने शुरू हो जाता है। अमूमन ये होता है बाकी फैकल्टी में डिपार्टमेंट नहीं मिलता है, यहाँ डिपार्टमेंट मिलना और शुरू हो जाता है, छोटा हो जाता है, आपको सब सपोर्ट ही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अच्छा, SVDU में जैसे आर्ट्स फैकल्टी में लैंग्वेज का एक चुना जाता है, क्या SVDU में भी कोई लैंग्वेज पढ़ाई जाती है संस्कृत के अलावा? ये तो आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके अलावा क्या क्या पढ़ाया जाता है? नहीं, वो कंपलसरी रहता है, हिंदी इंग्लिश 4 सेमेस्टर तक, और उसके अलावा मेजर माइनर रहता है जो यहाँ आप आके त्याग कर सकते हैं। वहाँ से कोई भरना नहीं होता है, प्रेफरेंस में पहले से 8 डिपार्टमेंट ही भरने होते हैं। डिपार्टमेंट में आप अगर ज्योतिष और व्याकरण में अच्छे हैं तो वो भरें, और धर्मागम मैं सजेस्ट करूँगा आप सबसे लास्ट में रखें जब तक कि आपको भागवत और पुराण वगैरह नहीं पढ़ने हो। तो इस तरीके से देखा कि SVDU में किस तरीके से सब्जेक्ट जो अच्छे हैं उन्होंने भैया ने बताया। चलिए हम बात करते हैं खेताराम जी से, जो कि राजस्थान प्रदेश से हैं। तो उनसे बात करेंगे उनका क्या सब्जेक्ट रहा, क्या ऑनर्स रहा, उनका क्या लैंग्वेज रहा है और क्या उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहा है। वो अपना जो भी उनकी पॉसिबिलिटीज़ हुई हैं, जितना बेस्ट करने की उन्होंने कोशिश किया है अपने BA के दौरान, तो वो बताएंगे। नमस्कार साथियों, मैंने BHU से ग्रेजुएशन किया इसी साल। मेरा जो ऑनर्स रहा था वो सोशियोलॉजी रहा था। इसके साथ जो मेरे कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट रहे थे वो मेरे इकोनॉमिक्स और अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स रहा था। और जो जब ऑनर्स की बात आती है तो देखो, जो ऑनर्स में ये रहता है कि जब आप सेकेंड ईयर तक होते हैं तो आपके जो कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट होते हैं और जो आपका ऑनर्स होता है वो लगभग आपको बराबर रूप से पढ़ने होते हैं। लेकिन जब आप थर्ड ईयर में जाते हैं तो आपके 7 या 8 पेपर जैसे आपका कोर्स डिज़ाइन होता है उसी के अनुरूप पढ़ने होते हैं। बात आती है कि आप ये इस सब्जेक्ट या इस ऑनर्स में क्यों रहे हैं और क्या मतलब आपकी चीज़ें रही थी। उसमें ये रहा है कि जो सोशियोलॉजी जो सब्जेक्ट रहा है, आप देखेंगे कि आप सोसाइटी से कनेक्ट हैं और सोसाइटी के बिना आप रह नहीं पाएंगे। अरिस्टोटल जो है उनके कोटेशन देखिए या फिर आप किसी भी देखिए, जो सोसाइटी के बिना हम जी नहीं पाएंगे। सोसाइटी की जो चीज़ें हैं वो कैसे फंक्शन करती है, क्या उसका स्ट्रक्चर है, उन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए, उनको जानने के लिए, कई सारी जो रिचुअल्स होते हैं उन सब को समझने के लिए मैंने मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी लिया था। धन्यवाद। अच्छा, आपसे एक और प्रश्न था कि एंसिलरी जो सब्जेक्ट रहता है उसमें क्या आप ज़्यादा सजेस्ट करेंगे और आपको कौन सा सब्जेक्ट उसमें मिला था, और इसके बाद लैंग्वेज क्या रहा था और आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आने वाले विद्यार्थियों के लिए, तो आप इसके बारे में बताइए। देखो, जो मेरा सब्जेक्ट रहा था वो हिस्ट्री एंसिलरी रहा था, और जब एंसिलरी की बात आती है तो वो आपको खुद को मतलब उसको सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि पढ़ना आपको है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देखें। दूसरी चीज़, जो एंसिलरी सब्जेक्ट होता है ना, जो आपके ऑनर्स के जो कोर के 3 सब्जेक्ट रहे, एक ऑनर्स और 2 कोर, उसके अलावा जो सब्जेक्ट बचते हैं वो आपको लेने होते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो लैंग्वेज की रही है ना, आपके फर्स्ट ईयर में आपको इंडियन लैंग्वेज पढ़नी होगी और सेकेंड ईयर में आपको फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी होगी। यदि आपके परसेंटेज अच्छे रहे हैं तो आपको फ्रेंच जर्मन मिल जाएगी, यदि आपके ठीक नहीं रहे हैं तो आपको इंग्लिश मिल जाएगी, या फिर आप अपना जो इंटरेस्ट है उसके अनुरूप ले सकते हैं।
जैसा कि इन्होंने बताया कि जो एंसिलरी सब्जेक्ट हैं, तो एंसिलरी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सिर्फ सोशल साइंस फैकल्टी में मिलते हैं। आर्ट्स फैकल्टी में आपको सिर्फ एक लैंग्वेज चूज़ करनी होती है, जो कि आपको 3 साल पढ़नी होती है, ठीक है। और उसके 6 सेमेस्टर में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स आपको क्वालिफाई करना होता है। ये नहीं कि आप उसको क्वालिफाई ना करें, अगर आप उसको पास नहीं करते हैं तो आपको एक्सप्रॉक्स या फिर फेल भी कर दिया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे बबलू जी से। बबलू जी यहाँ सोशल साइंस फैकल्टी के मेधावी छात्र भी रहे हैं अपनी कक्षा के। इनका हिस्ट्री ऑनर्स रहा है और इनका जामिया बीएड में भी इनका ये क्वालिफाई कर चुके हैं। तो इनका जो सेशन रहा है 2018 से लेके 2021 तक इन्होंने यहीं सोशल साइंस फैकल्टी में इन्होंने अध्ययनरत रहे हैं। तो आगे हम बात करेंगे बबलू जी से, उनका सफ़र कैसा रहा 3 साल का और उनका कौन कौन से सब्जेक्ट रहे हैं। तो बबलू जी से पूछते हैं उनका क्या क्या सब्जेक्ट रहा है, कोर सब्जेक्ट में क्या क्या रहे हैं और एंसिलरी सब्जेक्ट क्या रहा है, उनका लैंग्वेज क्या रहा है और उनकी जो डिफ़िकल्टीज़ रही हैं और उन्होंने जो उनके अच्छे पल रहे हैं, किन सब्जेक्ट्स को उन्होंने इजीली यहाँ पे पढ़ा है, तो उन सारी चीज़ों को बताएंगे बबलू जी। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम बबलू कुमार है और मैं चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ। और मैंने यहाँ 2018 और 2021 से मैंने हिस्ट्री ऑनर्स से यहाँ बीए किया हुआ है और मेरा कोर सब्जेक्ट हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटिकल साइंस और साइकोलॉजी था। और एंसिलरी विषय में मैंने इकोनॉमिक्स लिया था। और जैसे भाई ने बताया, एक तो आपको इंडियन लैंग्वेज पढ़नी होती है, तो फर्स्ट ईयर में आपको इंग्लिश तो हिंदी रहेगी ही, और सेकेंड ईयर में तो परसेंटेज के हिसाब से मतलब आपको एक फॉरेन लैंग्वेज मिलेगी जो आपकी इच्छा हो। अगर आपकी इच्छा हो जर्मन पढ़ने की या फिर फ्रांसीस पढ़ने की या नेपाली पढ़ने की तो आप ले सकते हैं, और नहीं तो फिर आपको इंग्लिश पढ़नी है, वो अनिवार्य रूप से आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो जैसा कि सोशल साइंस फैकल्टी में एक और चीज़ सामने आई है कि जो फर्स्ट ईयर में है तो आप अपने जो हिंदी और इंग्लिश में से इंडियन लैंग्वेज पढ़ना है, और बाकी जो सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में जाएंगे तो वहाँ पे आप एक फ़ॉरेन लैंग्वेज भी चूज़ कर सकते हैं। तो लगभग कितने परसेंटेज वालों तक को फ़ॉरेन लैंग्वेज मिल जाती है और उससे कम वालों को आप मोटा मोटी बता सकते हैं कि कम वालों को और कौन सी लैंग्वेज मिल सकती हैं? लगभग अगर आप 8 CGPA लाते हैं, 8 CGPA से ऊपर वाले जितने लोग हैं वो अपने मनपसंद फॉरेन लैंग्वेज चुन सकते हैं। और उससे जो नीचे वाले हैं उनको शायद नहीं दिया जाता, उनको इंग्लिश ही पढ़नी होती है, यही है। तो आप ये बताइए, इंग्लिश जो लोग लैंग्वेज में लेते हैं, ठीक है, कहा जाता है कि आर्ट्स फैकल्टी हो या सोशल साइंस फैकल्टी हो, यहाँ पे अगर इंग्लिश लैंग्वेज में ली जाती है तो आप सबसे कम से कम ही स्कोर कर पाएंगे। कहाँ तक ये सही बात है? देखिए, मेरे अनुसार ये मतलब ऊपर मतलब आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ अधिकांश हिंदी भाषी लोग से मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र से मतलब यहाँ अधिकांश स्टूडेंट आते हैं। जैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ, तो अधिकांश गांव के लड़के आते हैं और बिहार और यूपी बोर्ड से पढ़ के आते हैं, तो इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर रहती है यहाँ उन लोगों की, तो इसके वजह से मतलब थोड़ा सा कम नंबर आते हैं। दूसरा कोई कारण नहीं है, जो लड़के अच्छे हैं पढ़ने में उनके अच्छे स्कोर आते हैं यहाँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो अच्छे स्कोर लाए हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका स्कोर कम आया है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो यही कारण है, मतलब दूसरा कोई कारण नहीं है जो आप मतलब इंग्लिश में कम नंबर आते हैं या इस सब्जेक्ट में कम नंबर आते हैं। अगर आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, कोई भी ऑनर्स हो, कोई भी मतलब है, अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो किसी सब्जेक्ट में अच्छे कर सकते हैं, वरना नहीं पढ़ेंगे तो आप नंबर तो कम लाएंगे। चलिए, ये एक मिथ क्लियर हुआ है अब हम लोगों का कि जो इंग्लिश पढ़ते हैं उनका कम नंबर आता है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप इंग्लिश में भी अच्छे नंबर लाएंगे। आपको बता दें कि फ़ॉरेन लैंग्वेज जैसे फ्रेंच हुआ, जर्मन हुआ या फिर रशियन हुआ या पाली, नेपाली, जो भी लैंग्वेज हुई हैं उनमें ज़्यादा नंबर इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पे ग्रामर आपको सिखाया जाता है, बेसिक चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो जैसे अगर आप इंग्लिश में भी अगर आप देख लें कि ABCD अगर आपको सिखाई जाएगी आप जल्दी सीख जाएंगे। इसी प्रकार हमको फ्रेंच, जर्मन या जो भी रशियन लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उनमें हम लोगों को ग्रामर सिखाया जाता है, तो हम जल्दी सीखते हैं और उस चीज़ को जल्दी अपने अंदर ऑब्ज़र्व करके उसको आउटपुट अच्छा सा मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो अदर लैंग्वेज हैं बजाय इंग्लिश के उसमें क्यों अच्छा नंबर आता है और इंग्लिश में कम नंबर क्यों आता है, क्योंकि मेहनत कम करते हैं। ठीक है, ब्लू जी से एक और प्रश्न करना चाहेंगे कि जो प्रेफरेंस एंट्री में है, जो हमारे सहपाठी हैं, जो साथी हैं, दोस्त हैं, आने वाले हैं, तो उनके लिए प्रेफरेंस एंट्री में कौन से सब्जेक्ट टॉप पे होना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को आप ज़्यादा प्रेफर करें, तो वो चीज़ आप ज़रूर बता दें। जी, प्रेफरेंस एंट्री की बात रही तो प्रेफरेंस एंट्री तो आपको बहुत सारे भरने होते हैं सोशल साइंस में। तो आपको सबसे पहले उसको मतलब प्रेफर करना चाहिए जो आपको मतलब ऑनर्स में पढ़ना हो। जैसे मान लीजिए जैसे आपको हिस्ट्री सबसे पहले पसंद है, तो आप जितने भी हिस्ट्री वाले हैं, मतलब जो फर्स्ट में हिस्ट्री हुआ, उसके बाद 2 और सब्जेक्ट आपको रहेंगे, तो जितने फर्स्ट हिस्ट्री वाले होंगे पहले उनको डालिए। मान लीजिए आपको सेकंड चॉइस पॉलिटिकल साइंस हुआ, तो आप उसके बाद पॉलिटिकल साइंस को आप प्रेफर कर सकते हैं।
उसके बाद मान लीजिए आपको मतलब कोई लैंग्वेज पढ़नी हो तो मान लीजिए हिंदी हुआ या और कोई सोशोलॉजी हुआ, तो आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। वैसे वैसे करके आप प्रेफरेंस एंट्री डालिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको मतलब हिस्ट्री पढ़ना है लेकिन आपके मार्क्स कम हैं, तो मार्क्स के हिसाब से ही आपको ऑनर्स दिए जाते हैं सोशल साइंस में। मान लीजिए आपको फर्स्ट ईयर में हिस्ट्री ऑनर्स नहीं मिला, आपको सोशोलॉजी ऑनर्स ही मिल गया। सोशोलॉजी के साथ आपको 2 कॉम्बिनेशन मिल गए, मान लीजिए इसमें एक हिस्ट्री हो गया या पॉलिटिकल साइंस हो गया या कोई और हो गया, तो आप 2 साल तीनों सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपकी इच्छा है जिन्हें हमको सोशोलॉजी या पॉलिटिकल साइंस या किसी सब्जेक्ट को छोड़कर किसी और में जाना हो जो आपके कोर सब्जेक्ट में हो, तो आप उसको छोड़कर मतलब थर्ड ईयर में चेंज करा सकते हैं। अगर आपके अच्छे नंबर होंगे, मतलब अगर 7 CGPA से ऊपर आपके आएंगे तो मतलब इजीली मिल जाएगा आपको, मतलब आप कर सकते हैं। तीनों कोर सब्जेक्ट में आप कोई भी ऑनर्स ले सकते हैं। ये मतलब इसका फ़ायदा है। BHU में आने का ये फ़ायदा है, मतलब 2 साल में अगर किसी सब्जेक्ट अगर इच्छा नहीं हुई जी हमको ये चेंज कराना है, तो आप थर्ड ईयर में चेंज करा सकते हैं। इसके लिए परेशान नहीं होना। जैसे मान लीजिए आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है लेकिन आपको पॉलिटिकल साइंस नहीं मिला है, लेकिन अगर आपको पॉलिटिकल साइंस कोर्स सब्जेक्ट में होंगे तो आपको थर्ड ईयर में ही मिल जाएंगे। बस इसके लिए कोई परेशान मत होइए, आराम से 2 साल पढ़िए सारे विषय, थर्ड ईयर में आपको चेंज हो जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बबलू जी कि आपने इतनी सारी जानकारियाँ दी हैं। आपके अनुसार क्या ऑनर सब्जेक्ट होना चाहिए जो अच्छे नंबर दे सके और कम मेहनत लगे? कम मेहनत ज़्यादा नंबर। देखिए, इसमें तो हम कुछ नहीं बता सकते मेरे अनुसार कौन सा होना चाहिए, वो सबके मतलब अपनी इच्छा के ऊपर है। मान लीजिए मेरा हिस्ट्री मतलब शुरू में मेरा साइकोलॉजी था ऑनर्स, लेकिन साइकोलॉजी में मेरा इच्छा नहीं हुआ, मतलब पढ़ने का उतना रुचि नहीं लग रही थी, तो मैंने हिस्ट्री चेंज करा लिया। हिस्ट्री में मैंने पहले से मतलब पढ़ा हुआ था और आगे भी पढ़ने की इच्छा थी। करियर को देखते हुए मैंने इसको चूज़ किया। तो आप अपने करियर के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं कि मतलब आपके मतलब आगे भविष्य के लिए कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो सारे विषय अच्छे हैं, आप हिस्ट्री लीजिए, ज्योग्राफी लीजिए, पॉलिटिकल साइंस लीजिए, आपकी इच्छा के ऊपर है, आप जो पढ़ना चाहें आप ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बता दें कि जो BHU का सिलेबस पैटर्न है यहाँ का, लगभग UPSC के जो पैटर्न आता है, सिलेबस रहता है, उसके इक्विवेलेंट मतलब बराबर समानता पे चलता है, चाहे हिंदी का हो चाहे जिस भी सब्जेक्ट का हो। आप देख लें, साइकोलॉजी से लेके हिस्ट्री होगा, सोशोलॉजी हुआ, ज्योग्राफी भी हुआ, तो UPSC के पैटर्न पे चलता है। तो यहाँ रहते आप UPSC का भी एक अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पे किसी क्लास का रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप कोई भी क्लास जाके पढ़ सकते हैं। BHU है सर्व विद्या की राजधानी। तो हम आगे जो है बात करने वाले हैं इसी कड़ी में अवधेश जी से, जिनका जियोग्राफी ऑनर्स रहा है। वो आर्ट्स और सोशल दोनों के बीच की कड़ी में आते हैं, तो उनसे हम बात करेंगे दोनों विषयों पर, आर्ट्स पे भी और सोशल में भी। उनको क्या क्या सब्जेक्ट्स रहे हैं, क्या क्या उन्होंने 3 साल पढ़ा है। 2018 से लेकर 2021 के बैच के ये भी एक मेधावी छात्र रहे हैं BHU महामाना की बगिया के। तो उनसे हम बात करेंगे कि क्या क्या उनको जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनमें क्या क्या उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, और उनको क्या क्या सहजता, कौन से विषय हैं जिनमें उनको बहुत ही सहज आसानी से उनको समझ पाए हैं। चलिए उन्हीं से बात करते हैं। आप सबसे पहले अपना परिचय बताइए अवधेश। थैंक यू मानस जी। मैं अवधेश और चंपारण बिहार का रहने वाला हूं, और यहां से 18 से 21 बैच का मैं ज्योग्राफी ऑनर्स का स्टूडेंट रहा हूं। तक बात की जाती है आर्ट्स या सोशल हो या साइंस हो, कॉम्बिनेशन डिसाइडेड होते हैं। और कॉम्बिनेशन जो कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो काफ़ी मार्क्स वाले होते हैं, और कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं जो कम मार्क्स वाले होते हैं। जैसे कि आर्ट्स में अगर देखा जाए तो संस्कृत, AISC, फिलॉसफी, ज्योग्राफी, ये सब मार्क्स वाले सब्जेक्ट हैं। और इंग्लिश, हिस्ट्री ऑफ आर्ट, पाली, ये सब इसमें थोड़ा कम मार्क्स मिलते हैं। और रही बात, जैसे कि आप आगे भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं या शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतर स्तर में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, या TGT, PGT या PRT के टीचर बनना चाहते हैं, तो आप अगर सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं तो मेन रूप से आप चूज करें कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी मेन रूप में आपका कोर सब्जेक्ट में होना चाहिए। या आप लैंग्वेज से हैं तो हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश 3 लैंग्वेज पढ़ते हैं तो हिंदी के साथ संस्कृत का कॉम्बिनेशन या इंग्लिश के साथ एक और अदर लैंग्वेज का कॉम्बिनेशन अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तब आप टीचर बनेंगे, नहीं तो आप TGT के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अवधेश जी, आपने बहुत अच्छे से सारी जानकारियों को एलॉबरेट किया है, समझाया है सभी को। ठीक है, तो अब एक और प्रश्न है कि आपने भाषा में क्या लिया था? भाषा में यहाँ पर जो भाषा की बात, आर्ट्स फैकल्टी में 3 कोर के अलावा एक भाषा चूज करनी होती है। और ज़्यादातर बच्चे
फ़ॉरेन लैंग्वेज चूज़ करते हैं, क्योंकि फ़ॉरेन लैंग्वेज में जो मार्क्स है कम मेहनत के साथ अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आप इंडियन लैंग्वेज जैसे हिंदी इंग्लिश चूज़ करते हैं तो उसमें भी मार्क्स मिलते हैं आपको, लेकिन ज़्यादा थोड़ा मेहनत करना पड़ता है क्योंकि आप पहले से पढ़े होते हैं। और फ़ॉरेन लैंग्वेज जो होती है वो शुरुआती स्टेज से, जैसे कि इंग्लिश में हम ABCD सीखते हैं, फ्रेंच और जर्मन में भी ABCD से हम सीखते हैं, इसलिए वो थोड़ा आसान पड़ जाता है और कम मेहनत के साथ काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। और एक और बात कि जो BHU है, BHU की क्लासेस बाईलैंग्वेज चलाई जाती हैं, अर्थात आप हिंदी में पढ़ना चाहें तो हिंदी में पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। सेक्शन डिवाइडेड रहते हैं, तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको जो भी जिस विषय में आपको मतलब जिस भाषा में आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और रही बात यहाँ पे जो कुछ मेरे साथ जूनियर छात्र भी हैं, जो मेरे जूनियर हैं, जो इस साल 3rd ईयर में आए हैं, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस का सामना किया हुआ है। ऑनलाइन जो भी उनको तकनीकी खामियाँ रही हैं उसका भी उनको सामना करना पड़ा है। उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हुए हैं, तो किस तरीके से उन्होंने घर बैठकर या फिर कहीं ना कहीं एक कोरोना काल में सारी परिस्थितियों को देखकर तो उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस को अटेंड किया। और BHU के भी जो हमारे प्रोफेसर रहे हैं उन्होंने भी अपनी कर्मठता के साथ सारी क्लास को लिया है और उन्होंने भी ऑनलाइन क्लासें पढ़ाया है बच्चों को। तो उन्हीं से जानेंगे कि उनको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, उनके क्या ऑनर्स रहे हैं और वो अपने ऑनर्स में कितना कर पाने के लिए सक्षम है और आगे वो क्या करेंगे उस ऑनर्स के साथ, या फिर आगे वो अपने भविष्य में किस चीज़ के लिए तैयारी करेंगे। तो उन्हीं के साथ उन्हीं से बात करेंगे। चलिए बात करते हैं अपने जूनियर्स से। अब हम बात करेंगे जो अभी अध्ययनरत हैं हमारे साथी जो हैं, तो उनसे बात करेंगे कि उन्होंने कोविड काल के दौरान कक्षाएं कैसे चलीं, कैसे संचालित की गईं विभाग के द्वारा, अपने संकाय के द्वारा, कला संकाय के द्वारा या फिर सामाजिक विज्ञान संकाय के द्वारा। तो सबसे पहले हमारे साथ भाई हैं मेरे छोटे भाई, तो उनसे उनका परिचय पूछेंगे, कहाँ से हैं और आपका कैसा सफ़र रहा है। धन्यवाद भैया। मैं विकास राठिया सिंगरौली मध्य प्रदेश से हूँ। मैं 2nd ईयर का छात्र हूँ BA सोशल का। मेरा ऑनर्स है अभी सोशोलॉजी और साथ में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री है। एंसिलरी में इकोनॉमिक्स है और लैंग्वेज में 1st ईयर में हिंदी था, अभी 2nd ईयर में इंग्लिश के रूप में आ गया है, मिल गया है। तो आपसे एक प्रश्न पूछना चाहेंगे कि जो सोशियोलॉजी आपका भी ऑनर सब्जेक्ट है, ठीक है, तो आप इसे रखेंगे या फिर इसको चेंज कर देंगे? जी, मैं फाइनल ईयर में पॉलिटिकल साइंस लेना चाहूँगा क्योंकि मेरी उसमें रुचि है और सोशियोलॉजी भी अच्छा सब्जेक्ट है, जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी अच्छा है। आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हैं कि सोशियोलॉजी लेना चाहते हैं, हिस्ट्री लेना चाहते हैं, सभी अच्छे सब्जेक्ट हैं यहाँ पे। अच्छा, आपने अभी पढ़ा होगा, सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा होगा और आपने पॉलिटिकल साइंस का भी सिलेबस देखा होगा, तो UPSC का जो सिलेबस है उसमें पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी के कितने सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं? लगभग मैंने जहाँ तक देखा है तो उसमें 50% से ज़्यादा टॉपिक आपको मिल जाते हैं। तो आपके नियर में लगभग कितने सब्जेक्ट टॉपिक? जी, UPSC के लिए काफ़ी मिल जाते हैं, सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में दोनों UPSC के काफ़ी सिलेबस से काफ़ी मिल जाते हैं उसमें। अच्छा, तो आपका जो भी सफ़र रहा है तो आप क्या कहेंगे? आपको लगभग ऑनलाइन क्लासेस का सामना करना पड़ा है, तो ऑनलाइन क्लासेस के तो क्या क्या आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? जी, ऑनलाइन क्लासेस में समस्याएं काफ़ी आती हैं, बच्चे पूरे क्लास नहीं ले पाते पहली बात, और टीचर डेली मतलब कभी कभार क्लास लेते हैं, डेली नहीं ले पाते और ढंग से मतलब जो क्लास में रूटीन है वो वाली पढ़ाई नहीं हो पाती। समझते हैं कि क्लास में जो आप सामने जो रहता है वो ऑनलाइन वर्चुअल मोड में नहीं हो पाता है और ऐसे में अटेंडेंस, टीचर्स को अटेंडेंस लेना या फिर कोई इन्फॉर्मेशन देना थोड़ा मुश्किल काम है। लेकिन फिर भी हमारे भाइयों ने वो चुनौतियों का सामना किया, अपना परीक्षा अच्छे से दिया है। अभी शायद आप लोगों के एग्ज़ाम चल रहे हैं जी, तो हाँ, तो उसमें ऑनलाइन जो आप क्लासेस करते थे तो उसमें कुछ लाभ मिल रहा है? जी, टीचर ने जो पढ़ाया है अभी PDF में नोट्स भी मिले हैं, उन्हीं के सहारे हम एग्ज़ाम अब तैयार करके एग्ज़ाम देना चाहेंगे। 17 से एग्ज़ाम है जो एग्ज़ाम दे रहे हैं। चलिए, आपका जो काउंसलिंग हुआ है, जो BHU काउंसलिंग हुआ है, तो आपका 2020 में काउंसलिंग हुआ होगा, तो उसमें आपको ऑफलाइन करवाया था या फिर आपने ऑनलाइन काउंसलिंग? जी, मैंने ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग चुना था। हाँ। जो मैंने घर से ही ऑनलाइन काउंसलिंग की थी। पोर्टल पे वही मार्कशीट वगैरह अपलोड करने हैं और फॉर्म भर के कुछ अपलोड करने हैं। बाकी जो नए बच्चे आ रहे हैं वो हड़बड़ाया नहीं, आराम से काउंसलिंग हो जाएगी। जो भी आपका डिस्टर्ब हुआ है इस चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं और आगे भी मतलब ईमेल के माध्यम से आप विद्यालय की वेबसाइट से भी
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी आपको जो काउंसलिंग है, और अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट एरर बताता है या फिर कुछ डॉक्यूमेंट समझ में नहीं आता है तो जो BHU ऑफिशियल्स है वो आपके द्वारा आपको कांटेक्ट करेंगे, या फिर आपके मोबाइल नंबर पे कॉल करके या फिर आपको जीमेल पे मैसेज करके। तो आगे हम सीनियर जो इनका सेकेंड ईयर है, अभी सेकेंड ईयर में गए हैं, अब हम जो थर्ड ईयर में गए हैं उनसे बात करेंगे, जिन्होंने 2 साल का यहाँ पर सफ़र तय किया है, 2 साल उनका कैसा गुजरा है, तो उनसे बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। और अब हम बात करते हैं जो थर्ड ईयर में है, इनका जो सब्जेक्ट विषय रहा है वो स्वयं बताएंगे, जो भी इनके विषय रहे हैं, ऑनर्स रहा है, तो उनसे उनका परिचय स्वयं लेंगे जो थर्ड ईयर में पहुँचे हैं। बताइए। धन्यवाद भैया, मेरा नाम प्रिंस वर्मा है। हम यूपी सुल्तानपुर ज़िले से हैं, और यहाँ पे पढ़ना एक सौभाग्य की बात है। एडमिशन मेरा 19 में हुआ था, और जो मेरा सब्जेक्ट मिला है वो ASC एंड आर्कियोलॉजी है, और कोर में है इंग्लिश, और दूसरा है फिलॉसफी, और लैंग्वेज में मेरा हिंदी मिला है। लैंग्वेज आपको जैसा चाहिए आप ले सकते हैं। तो उस समय हमको जानकारी उतना थी नहीं, तो गांव से बिलोंग करते हैं, तो फ़िलहाल तो हम हिंदी इंग्लिश ही डाले थे, तो हमको हिंदी मिला। क्या है कि यहाँ आप लोग सुनते हैं हिंदी और इंग्लिश एक सहज भाषा के तौर पे आपको देखा जाता है, तो अगर आप उसमें फ्रेंच और जर्मन, बाकी इंटरनेशनल लैंग्वेज जो अंतर्राष्ट्रीय भाषाएं हैं, उनको भी आप चुन सकते हैं, और चुनना काफ़ी आपको लाभकारी भी होगा। आप देखेंगे कि आप जब जैसे जैसे सेमेस्टर गुजरेंगे आप देखेंगे कि आपके ग्रेड हैं, आपको अच्छे नंबर से वहाँ पे आपको अच्छे अंक मिल रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जानकारी का अभाव भी हमको कुछ स्तर तक नीचे अंकों से गिरा देता है। तो जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, और ये जो साथी हैं हमेशा हमको जानकारी देते रहते हैं। तो अब हम इनसे बात करेंगे कि आपका जो आपने भी तकनीकी खामियों का सामना किया होगा ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए, तो उसको आप थोड़ी समझाइए। बस फर्स्ट सेमेस्टर ही ऑफलाइन हुआ है, उसके बाद सारा चीज़ ऑनलाइन ही हो रहा है। और ऑनलाइन में तो समस्या है ही, जो है कभी क्लास टाइम के आउट ऑफ टाइम भी चलता है, तो कभी कभी तो मिस कर देते हैं हम लोग, कुछ काम में बिजी हो जाते हैं। इस नाते ऑनलाइन उतना अच्छा ठीक नहीं है, जो कि अब थर्ड ईयर में हम इस टाइम थर्ड ईयर में हैं, और देखते हैं फिर थर्ड ईयर का 5th सेमेस्टर भी ऑनलाइन ही हो रहा है। अब 6th सेमेस्टर में देखते हैं क्या होता है, कुछ अभी पता नहीं है। चलिए, तो चिंता ना करें, कोरोना महामारी थी, सभी के लिए एक महामारी के दौर में गुजरे हैं सभी लोग। तो उस टाइम जैसा विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से हो सका है उन्होंने ऑनलाइन करवाया है एग्ज़ाम, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है क्योंकि ओमिक्रॉन वायरस है, तो इस वजह से ऑनलाइन क्लासेस करवाई जा रही हैं। आगे हम तो प्रिंस जी से पूछेंगे कि उनका जो ASC ऑनर्स रहा है तो कहाँ तक बेनिफिशियली है आपके यहाँ पे 3 साल पढ़ने में, और आगे आपको कितना लाभकारी होगा, तो वो चीज़ आप देखिए, आप बताइए। जैसे कि ASC एंड आर्कियोलॉजी है, इसका स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। इससे हमको ASI में फ़ायदा मिलेगा, और हम UPSC कर सकते हैं। और जो ASI की बात है, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें बहुत स्कोप ज़्यादा रहता है। अदर सब्जेक्ट की बात कर लें तो उनसे जो है टीचर वगैरह इसमें ज़्यादा स्कोप, उससे बात करें तुलना में बात करें तो उससे ज़्यादा स्कोप इसका रहता है। इससे हम एक असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह UPSC के थ्रू हम ASI में इंटर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये ASC प्राचीन इतिहास है, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। और हमारे जो साथी हैं उनके लिए आर्कियोलॉजी कितना अच्छा रहेगा सब्जेक्ट, तो उसके लिए आप बताइए। पहली बात तो आर्कियोलॉजी के बारे में बात कर लें तो ये हमें एक अपनी संस्कृतियों से जोड़ता है। हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे देश में हुआ क्या, किसने राज किया, कैसा शासन था उनका शासन व्यवस्था कैसा था, ये सारी चीज़ें हमको पता होती है। और वहाँ की सबसे बड़ी बात होती है कि वहाँ की संस्कृति हमको पता हो जाती है। अच्छा, तो आने वाले स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? आने वाले स्टूडेंट को हम सलाह देंगे कि अगर ऐसी मिलता है तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ टीचर जो है एक फ्रेंड की तरह, बेस्ट फ्रेंड की तरह बिहेवियर करते हैं, और पढ़ने में आपको काफ़ी हेल्पफुल करते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे पढ़ने में। जैसे कि बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी, आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी है यहाँ के टीचर्स से रिलेटेड। वो तो मैंने भी 1 साल यहाँ पे पढ़ा है, आर्कियोलॉजी क्लास किया है, तो बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं। जैसे सचिन सर हुए, बहुत ही फ्रेंडली टीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं और बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंस जी। और हम आगे बात करने वाले हैं एक ऐसे छात्र से जो NCC भी लिए हुए हैं यहाँ पर। जैसा कि आप देख सकते हैं NCC का पूरा ट्रैकिंग सूट में, ट्रैक सूट में है।
तो उनसे बात करते हैं, उनके विषय क्या रहे हैं और अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आकाश कुमार है, मैं ज्योग्राफी ऑनर्स 3rd ईयर से हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मेरा 2 साल AIC ऑनर्स रहा है, लेकिन 3rd ईयर में मुझे ज्योग्राफी में ज़्यादा इंटरेस्ट था इन कंपैरिजन टू AIC, सो मैंने ज्योग्राफी सेलेक्ट कर लिया। और ज्योग्राफी इसलिए सेलेक्ट किया है कि इंटरेस्टेड है, पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, और ज्योग्राफी का एक और स्कोप मिलता है कि जो आप ज्योग्राफिकल रिपोर्ट्स जो होती हैं वो आप लोगों से कहीं ना कहीं से आपके द्वारा सर्वे भी करवाई जाती हैं। यहाँ का BHU में एक बहुत अच्छी सुविधा है कि यहाँ के स्टूडेंट से वो सारी सर्वे करवाई जाती हैं और वो आपको जो इंडियन रिपोर्ट्स जो ज्योग्राफिकल रिपोर्ट्स होती हैं उनमें आपको ऐड भी किया जाता है। तो कितना हेल्पफुल रहती हैं ये सब चीज़ें? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ज्योग्राफी में थ्योरेटिकल पार्ट्स के साथ प्रैक्टिकल्स भी रहते हैं, एंड दैट्स वाई प्रैक्टिकल्स में अभी 6th सेमेस्टर में हम लोग का ज्योमेट्रिकल इन्फॉर्मेटिक सर्वे GIS आने वाला है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। पूरे सेमेस्टर को छुड़ाकर ये सेमेस्टर का प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड बस मैं इतना जानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है ज्योग्राफिकल स्टडीज़ इन इंडिया में, और बाकी सब जो भी मैपिंग होता है, मैप बनाते हैं, सर्वे करते हैं, उन सब में बहुत हेल्पफुल होता है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितना हेल्पफुल मेरे लिए होता है। तो आने वाले जो आपके दोस्त रहेंगे उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि ज्योग्राफी लें या फिर और कोई अदर सब्जेक्ट लें? अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपने अर्थ के बारे में पढ़ना चाहा या फिर अर्थ मूवमेंट, अर्थ से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना हैं उनके बारे में पढ़ना चाहा, तो आप ज्योग्राफी आराम से ले सकते हैं। और अदरवाइज़ यदि आपको जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है आप वो आराम से ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप NCC लगता है आप अभी वहीं से चले आ रहे हैं, तो चलिए बहुत अच्छा है। आपको NCC के बारे में एक अलग वीडियो के द्वारा बताया जाएगा, NSS के बारे में बताया जाएगा कि BHU में और भी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो आपके लिए ही बनी हैं, आप उनका पूरा लाभ ले सकते हैं। तो अभी हम BA जो कोर्स चल रहा है उसमें कोर्स कौन से लेने चाहिए उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे त्रिदीप जी से, जो कि यहाँ कला संकाय के बहुत ही अच्छे छात्र हैं, मेधावी छात्रों में से एक हैं। तो उनसे बात करेंगे, उनका ऑनर्स क्या रहा है, वो कहाँ से हैं, परिचय दीजिए थोड़ा सा। मेरा हिंदी ऑनर्स है, मैं भागलपुर बिहार से हूँ। मेरा पहले कॉम्बिनेशन AIC हिंदी और सोशियोलॉजी था। तो बाद में जैसे 2nd ईयर में जाने के 3rd ईयर में आने के लिए 2nd ईयर में ऑनर्स चेंज हो जाता है, तो मैंने हिंदी में ज़्यादा इंटरेस्ट था तो मैं हिंदी ले लिया हूँ 3rd ईयर में। अच्छा, तो आपका जो बैच रहा है वो 2019 वाला बैच? हाँ, 2019 वाला बैच रहा है। आपका ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ था? हाँ, ऑफलाइन काउंसलिंग हुआ था। तो आपने जो ऑफलाइन परीक्षा दी थी वो कब दी थी? ऑफलाइन 1st सेमेस्टर में दिया था, और उसके बाद 2nd सेमेस्टर में कोरोना के कारण प्रमोट किया गया। उसका 3rd सेमेस्टर में ऑनलाइन OBE के द्वारा एग्ज़ाम लिया जा रहा है और ऑनलाइन कक्षाएं भी चलाई जा रही है, जो कि पढ़ाई छूटे ना उसके लिए BHU द्वारा अच्छा प्लेटफॉर्म है जो कि ऑनलाइन से पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, तो OBE आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें प्रश्न भी रखे जाते हैं, वो बात हम बाद में करेंगे। लेकिन पहले हम बात करेंगे कि जो लैंग्वेज है, आपने कौन सी लैंग्वेज चुनी है? लैंग्वेज मेरा इंग्लिश है। तो जैसे शुरू में हम लोग दूर से आते हैं तो पता नहीं था यहाँ के बारे में लैंग्वेज क्या मिलता है। तो यहाँ पे जैसे इंग्लिश और हिंदी में थोड़ा कम मार्क्स मिलते हैं, लेकिन जो पढ़ते हैं अच्छे उनको भी मार्क्स मिलते हैं। और यहाँ फॉरेन लैंग्वेज ज़्यादा मिलते हैं जिसमें थोड़े मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि वो शुरू से बताया जाता है उसमें। इसीलिए आप लोग यदि यहाँ नए आ रहे हैं तो आप लोग से यही रहेगा कि वो फॉरेन लैंग्वेज लें, तो उसमें थोड़ा मार्क्स अच्छे आएंगे। अच्छा, जो अदर लैंग्वेज हैं जैसे कि आपने बताया कि फॉरेन लैंग्वेज हैं, तो उसमें कौन सी ज़्यादा बेस्ट रहेगी? फॉरेन लैंग्वेज में यहाँ ज़्यादा नंबर तो फ्रेंच में मिलते हैं, फ्रेंच ले सकते हैं, नेपाली ले सकते हैं, और अदर लैंग्वेज हैं वो प्रेफरेंस एंट्री के समय मिल जाते हैं, तो वो उस हिसाब से आप लोग बढ़ सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब हम बात करने वाले हैं MMB की छात्रा से जो वहाँ पे पढ़ रही हैं। तो वो बताएंगी अपना परिचय और वहाँ पे क्लासेस कैसे चलता है, रेगुलर चलता है या अभी भी ऑनलाइन ही क्लास चल रहा है, तो वो अपने बारे में एक छोटा सा परिचय देंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रीति और मैं MMB में हूँ अभी, और मैं गाजीपुर से हूँ। आपका जो सब्जेक्ट रहा है, ऑनर सब्जेक्ट आपका क्या रहा है और कॉम्बिनेशन में क्या क्या सब्जेक्ट हैं आपके? मेरा फिलॉसफी रहा है, और मैं कोर सब्जेक्ट मेरा एक एंशिएंट हिस्ट्री है और हिंदी था। अच्छा, और भाषा में आप क्या चुना है? इंग्लिश है। अच्छा, तो भाषा में इन्होंने भी देखिए इंग्लिश चुना है, तो इंग्लिश से बिल्कुल घबराएं नहीं, इंग्लिश से लगभग सभी ले रहे हैं, लेकिन आप अगर फॉरेन लैंग्वेज लें तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, आप MMB से हैं तो आप MMB का एक छोटा सा खाका इंट्रोडक्शन आप दे दीजिए कि MMB पढ़ाई में कैसा है, वहाँ का सिक्योरिटी और बाकी सारी चीज़ें लड़कियों के हिसाब से कितना अच्छा है, वो आप बता दीजिए। लड़कियों के लिए वो बहुत सेफ़ है। अगर जो लोग सोचते हैं कि
यहाँ आर्ट्स फैकल्टी के कंपैरिजन में वहाँ पे लेक्चर कम होते हैं या फिर सिक्योरिटी कम है, तो ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे लेक्चर रेगुलर होते हैं, कभी अब्सेंट बहुत कम होता है कि टीचर अब्सेंट करे, रेगुलर क्लासेस होती हैं वहाँ पर। तो पहले तो आपने ऑफलाइन ही क्लास ली होगी? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में। अच्छा, फिर आपका भी ऑनलाइन हाँ, चलने लगा था। चलिए, हाँ, तो आपने आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं शायद? हाँ, 5th सेमेस्टर चल रहा है ऑनलाइन ही। अच्छा, तो आप ये बताइए कि एमएमबी में जो लड़कियां आने वाली हैं, ठीक है, जो क्योंकि प्रेफरेंस एंट्री में आप भरते हैं, अपने कॉलेज का भी प्रेफरेंस भरते हैं कि आप फैकल्टी लेना चाहते हैं या एमएमबी लेना चाहते हैं, तो एमएमबी कितना अच्छा है लड़कियों के लिए? एमएमबी में सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पे जो उसका हॉस्टल है वो कैंपस के अंदर ही है, तो वहाँ पे कोई वो नहीं रहता है, वहाँ पे सिक्योरिटी हमेशा अलर्ट रहती है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई एमएमबी है तो हम कॉलेज से अलग है, बिल्कुल नहीं, आप बीएचयू के अंदर है और बीएचयू से हमेशा जुड़े हुए हैं, एक बात, ठीक है। और लड़कियों के लिए देखा जाए, कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश अनसेफ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीएचयू बहुत ही सेफ़ जगह है, सेफेस्ट जगह है, हर चौराहे पे आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी, जैसा कि हमारे साथ दोस्त हैं तो वो सभी लोग बता रहे हैं, तो बिल्कुल घबराएं नहीं। और आगे जो जानकारी होगी, जैसा कि जूनियर से भी हमने पूछा और मेरे साथी जो थे उनसे भी सभी से पूछा, तो ओवरऑल कहा जाए तो बीएचयू में कोर्स कैसे लेना चाहिए, आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छे से जो प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म में भरें, तो वो सारी जानकारी आपको दी गई है। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आने वाले वीडियोस आपको ऐसे ही इसी चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और जो भी आपको जानकारी चाहिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा। और बीएचयू से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।